Students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 3, our changing earth, means हमारी बदलती धरती. So let's start the new chapter. Look at the world map given carefully. You will probably observe that the shape of the continents have a familiar patterns. The eastern coast of South America can probably fit into western coast of Africa. Similarly, Australia can fit near the Indian landmass in the gap which is now filled up by the Bay of Bengal. What seems to emerge is that earlier all continents were clustered together as a supercontinent called Pangaea, which is actually Greek term meaning all earth. The theory of Pangaea was first proposed by Alfred Wegener, a German meteorologist, in AD 1915. अब संसार के जब मैप में देखेंगे बहुत ही केयरफुली तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे जो शेप है महाद्वीपों की वो बहुत ही अलग अलग दिखाई देती है. और जो पूर्वी कोस्ट जो है साउथ अमेरिका की तरफ में तो काफ़ी जो है इसमें से फिट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका देखेंगे तो ये काफ़ी सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया जो है नियर दिखाए लैंड इंडियन लैंड मासेस के नियर पास में दिखाई देता है. और जो गैप है वो अब काफ़ी भर गया है बे ऑफ बंगाल जो है हमारी बंगाल की खाड़ियाँ हैं उसके द्वारा. तो यहाँ पर काफ़ी पहले के समय में और जो है महाद्वीपों का काफ़ी इसमें उदय दिखाया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो महाद्वीप हैं उन्हें पेंजिया कहा जाता है, जो कि एक्चुअली में ग्रीक से जो धरती की ऑल जो भी धरती हैं उसका मीनिंग जो है वो ग्रीक उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है सारी धरती. और इसकी थ्योरी जो है पेंजिया की फर्स्ट बताई गई है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जो कि एक जर्मन मौसम विभाग से कनेक्टेड थे जिन्होंने 1951 में इसकी थ्योरी बताई थी. तो द 7 कॉन्टिनेंट विच एग्जिस्ट नाउ हैव कम इन टू देयर प्रेजेंट शेप ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं जो कि आज मौजूद हैं और इस समय में तो इनकी अलग अलग शेप से काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पर दिखाई देते हैं वो. नेक्स्ट है अर्थ मूवमेंट यानी कि धरती की हलचल. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. देयर आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स which move extremely slowly. The movement occur due to the heat generated by the molten magma inside the earth, which moves in a circular manner. This movement, which are called tectonic movements, cause changes on the earth's surface on the basis of the forces which cause them. These movements are named as endogenic forces and exogenic forces. यहाँ पर जो धरती की क्रस्ट है यानी कि ऊपरी सतह जब वो टूटती है तो बहुत सारे नंबर्स में टूटती है. छोटी छोटी जो प्लेट्स होती है जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं. यहाँ पर 7 जो है काफ़ी मेजर्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं जो काफ़ी मूव करती हैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली, बहुत धीरे से मूव करती हैं. तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो जो है गर्मी पैदा करती है. जो मोल्टन मैग्मा इनके अंदर होता है धरती के अंदर तो ये घुमाव मैनर में जो है मूव करता है. जो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, टेक्टनिक मूवमेंट कहा जाता है, जिसके कारण जो है धरती का सरफेस चेंज होता है और उसी के आधार पर जो दबाव होता है वो लगता है. फिर जो दबाव लगता है फोर्स लगने का जो मूवमेंट है उसको नाम दिया गया है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. Endogenic forces act in the interior of the earth leading to earthquake, volcano eruptions and landslides. यानी इंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो अंदर की तरफ से एक्ट करती हैं और ये धरती की सतह पर जो है जैसे कि अर्थक्वैक आना, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी फटना, विस्फोट होना या फिर भूस्खलन होना, इस तरीके से कार्य करती है. एक्सोजेनिक फोर्स होती है यानी बाहरी दबाव जो होता है तो ये काम करती है जो धरती के सरफेस पर, और जो इसका इफ़ेक्ट वो देखने के लिए मिलता है जैसे कि तो वो बाहरी रूप से हमें देखने के लिए मिलता है जैसे कि काफ़ी तूफ़ान वगैरह आना, हवा चलना, वाटर एंड आइस, इस तरीके से दिखाई देता है इनका बाहरी प्रभाव.
Next is the movement of the lithospheric plates can either be slow or sudden. Slow movements result in formation of mountains while sudden one cause earthquakes and volcano eruptions. But in all these three changes, one thing is true, that if they occur suddenly, they can be disastrous for life form and properties. यानी कि जो लिथोस्फेरिक की जो प्लेट्स की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और अचानक से हो जाती है। तो ये जो बहुत धीरे जो मूवमेंट होती है, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो माउंटेन्स की फॉर्मेशन करता है, माउंटेन्स को बनाता है, जबकि अचानक से जो एक जैसे इसके कारण जो है अर्थक्वैक या फिर ज्वालामुखी या विस्फोट होने का खतरा रहता है। लेकिन जब ये जितनी भी थ्री चेंजेस होते हैं, ये इसमें एक तो सच होता ही है, वन थिंग इज़ ट्रू, एंड ये जो है सडनली यानी कि अचानक से तबाही मचा देता है और जितनी भी चीज़ें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, लाइफ की, जीवन की जो भी फॉर्म्स और प्रॉपर्टीज़ हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। अ वॉल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू which molten magma or lava erupts suddenly. This lava accumulates around the vent and forms a conical hills or a mountain with a funnel shaped depression opening at the top which is known as a crater. तो यानी कि जो विस्फोट यहाँ पे ये है ज्वालामुखी, तो इस ये खुले रूप से जो है धरती की जो पपड़ी होती है उसके थ्रू मोल्टन मैग्मा होता है, जो लावा होता है वो अचानक से फूट जाता है और ये जो लावा जो है जमा करता है एक सर्कुलर यानी कॉनिकल हिल्स की तरफ में, और ये जमा होते होते माउंटेन्स बन जाता है और फिर फनल शेप जो है ये बन जाती है, जो कि जैसे हम क्या क्रेटर के नाम से जाने हैं यानी गड्ढा। ठीक है, तो एज अ इरप्शन टेक प्लेस द इरप्शन मटेरियल इरप्टेड मटेरियल accumulates around the crater and form a conical hills known as a volcanic cone. These eruptions can either be explosive or quiet, and explosive eruption occur through a narrow vent and lava accumulate around the crater forming a conical shaped hill like Mount Fusiyama of Japan and Mount Vesuvius in Italy. The quiet eruption result in formation of plateaus like the Deccan Plateau. In such eruptions, lava oozes through several narrow cracks and spread over a large area forming lava sheets. जितने भी ये विस्फोट होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही नैरो में होते हैं और जहाँ पर लावा इकट्ठा हो जाता है और एक कॉनिकल शेप बन जाती है, एक माउंटेन्स की तरह, पहाड़ी की तरह, जैसे कि जो माउंट फिजियामा है जापान में और माउंट वेसुवियस जो इटली में है। इस तरीके का जो बहुत ही क्वाइट जो विस्फोट होता है, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये पठार बना देते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, और इसका जब इरप्शन होता है लावा जो है वहाँ इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज़्यादा कई जो संकित बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगहें होती हैं वहाँ पर फैल जाता है और पूरे एरिया में ये लावा शीट्स बना देता है, फैला देता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वोल्केनोज यानी कि जो ज्वालामुखी के प्रकार। डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शंस द वोल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटेंट। यहाँ पर लगातार जो विस्फोट होता है जिसके कारण जो ज्वालामुखी है उसे बांट दिया गया है। एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय, और डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक्सटेंट यानी कि विलुप्त ज्वालामुखी। Number 1, those volcanoes which have erupted frequently in the recent past and have possibilities of further eruptions at any time are called active volcanoes. Mount Etna in Italy is an example of this type. यानी कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं वो विस्फोट करते, बार बार यहाँ पर विस्फोट होता है, पास्ट टाइम में भी जब देखा गया है, तो पॉसिबिलिटी होती है उसके विस्फोट होने की। तो ऐसे में उसको क्या कहा जाता है, एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, और माउंट इटाना जो है इटली में वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है सर्टेन वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरुप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लीपिंग और डोरमेंट वॉल्केनोज। माउंट वेसुवाइस इन इटली इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि जो अवश्य ही जो ज्वालामुखी है ये बार बार नहीं विस्फोट होते हैं, इनका बहुत लंबे समय तक भी कोई विस्फोट नहीं होता है, तो इन्हें जो है
विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है, जो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी इनको कहा जाता है। और जो माउंट वेसुवियस जो है इटली में, वो इसका उदाहरण है। नंबर 3, volcanoes which have not erupted for several thousand of years and do not show any possibilities of any eruption in the future and terms at extinct volcanoes. They are also called dead volcanoes. Mount Kilimanjaro in East Africa is an example of एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी जो हैं इनका जो है ये विस्फोट नहीं होते हैं कई हज़ारों सालों में भी, और दिखाई नहीं देते, इनका विस्फोट कभी दिखाई नहीं देता, और कोई आशंका भी नहीं रहती कि भविष्य में ये विस्फोट होंगे। तो इनको क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। माउंट किलिमांजारो जो है वो ईस्ट अफ्रीका में इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक, यानी कि मीन्स भूकंप। सडन वाइब्रेशन caused by the movement of lithospheric plates are called earthquakes, यानी कि अचानक से जब ये जो कंपन होता है, ठीक है, जो मूवमेंट्स होती है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के द्वारा, जिसे हम अर्थक्वेक्स कहते हैं, यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स के द्वारा अचानक से वाइब्रेशन होता है जिसके कारण जो है मूवमेंट्स होती है, और उसे हम फिर अर्थक्वेक कहते हैं, यानी कि भूकंप कहते हैं। These vibrations are called seismic waves which travel over a large area. The point where the earthquake originates inside the Earth's crust is called the focus, while the point on the Earth's surface just above the focus is called the apex center. यानी कि जो वाइब्रेशन होती है, ठीक है, इसे हम सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, यानी भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जो कि ट्रैवल करती हैं बहुत बड़े एरिया से, और इसका जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक जो है शुरू होता है, वो धरती के अंदर से जो क्रस्ट होती है जिसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं, जहाँ इसका पॉइंट होता है धरती का जो केंद्र होता है उस सरफेस पर, तो उसके ऊपर जो है हम फोकस करते हैं जिसे हम एपिक्स सेंटर कहते हैं, यानी कि ऊपरी केंद्र कहते हैं। Vibration travel outwards from the apex center as waves in all directions causing vast damage. The scale of damage caused by an earthquake depends on the intensity. अब जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रैवल करता है बाहर की तरफ से, ठीक है, वो एपेक्स सेंटर वेव्स, जो वेव्स होती हैं वो ऑल डायरेक्शंस में जाती हैं जिसके कारण काफ़ी बर्बादी होती है, डैमेज हो जाता है, और वो डैमेज का जो स्केल है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है, यानी कि जो अर्थक्वेक है यानी भूकंप की इंटेंसिटी पर, यानी कि तीव्रता कितनी है उस पर डिपेंड करता है। Of the earthquake nature of the region of or topography, human structure and its quality, etc. So the damage can be more or less dependent on many factors. The maximum damage is always caused near the apex center. Earthquake tremor are recorded by an instrument called the seismograph, and their magnitude on intensity is measured on the Richter scale on scale of 10. यानी कि जो यानी प्राकृतिक रूप से क्षेत्र में देखेंगे जो इसका तल रूप होता है धरती का, यहाँ ह्यूमन स्ट्रक्चर की क्वालिटीज़ वगैरह ये देखेंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर डैमेज कम या ज़्यादा होता है, उस पर डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। अब जो ज़्यादा डैमेज जो होता है हमेशा जो उसी जगह होता है जहाँ पर एपिक सेंटर होता है, यानी कि उसका जो सेंटर पॉइंट होता है भूकंप का। अब भूकंप के जो झटके होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में जिसे सेस्मोग्राफ कहा जाता है, एंड उसके जो मैग्नीट्यूड और जो तीव्रता होती है वो मेजर की जाती है रिचर स्केल में, यानी स्केल ऑफ 10 पर। Earthquake which measure 7 or more on Richter scale are considered of high intensity and cause large scale destruction. Although earthquake cannot be predicted accurately, yet their impact can be minimized by adapting certain preventive measures. यानी अर्थक्वेक जो होता है उसे 7 या मोर रिचर स्केल पर माना जाता है। जो हाई उसकी तीव्रता होती है, यानी उच्च तीव्रता जो होती है वो लार्ज स्केल यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में बर्बादी करती है। अर्थक्वेक जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं प्रेडिक्टेबल होता है, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और एक्यूरेटली जो इसका प्रभाव होता है वो कम या ज़्यादा होता है, और वो उसको रोकने के लिए हम लोग जैसे कि अडेप्टिंग सर्टन प्रिवेंटिंग अ मेजर्स हम
तो वो बता कर सकते हैं, जैसे कि जब मशीन द्वारा इसे नापा जाता है, लग जाता है, तो हम उनको बताकर इसके प्रति जो है उसको रोक सकते हैं, इसके प्रभाव को। पहले ही इसके बारे में अवेयर करके हम ज़्यादा तबाही होने से रोक सकते हैं।